जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आप बहुत बड़ी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में करना शुरू कर दें, आप अच्छे से उनको करना शुरू कर दें, तो एक वक्त आएगा कि आप बहुत बड़ी चीज़ें भी बहुत आराम से कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज लेक्चर। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में आपसे बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की, यानी कि यूरिया जो है इसको कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये यूरिया का फॉर्मूला है डायमाइन कार्बोनाइल, इसका नाम है। ये जो डायमाइन कार्बोनाइल है, कॉमनली नेम्ड एज यूरिया, इसको कहते हैं कि ये पौधों का दोस्त है, ये फसलों का दोस्त है। इट्स अ फ्रेंड ऑफ क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये किसानों को हमेशा अच्छी पैदावार फसलों की देता रहा है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, यानी कि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छी मिकदार में नाइट्रोजन मौजूद है। याद रखिएगा, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन की बेहद ज़रूरत रहती है। अगर हम किसी भी पौधे को देखें तो आपको पता है कि हवा में जो है वो नाइट्रोजन की मिकदार 78% है और ऑक्सीजन की मिकदार 21% है। 78% नाइट्रोजन हवा में होने के बावजूद भी पौधा हवा से नाइट्रोजन को हार्वेस्ट नहीं कर सकता है। पौधा हवा से नाइट्रोजन हासिल नहीं कर सकता है। उसको ज़मीन में मौजूद फर्टिलाइजर्स या आप कह लें ऐसे मिनरल्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, वो उसको चाहिए होते हैं, क्योंकि शायद ये काम उसको बेहतरीन अंदाज में बैक्टीरिया करके देते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, वो हवा से नाइट्रोजन को निकालते हैं और नीचे ज़मीन में मिनरल्स में डाल देते हैं, और यह कह लें कि कंपाउंड्स बना देते हैं जो कि शायद पौधा अपने जिस्म में अपनी जड़ों के थ्रू लेके जा सकता है। तो हवा की नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल पौधा नहीं कर सकता, तो लिहाजा हमेशा पौधे को मिनरल्स पर इन्हसार करना पड़ता है नाइट्रोजन के लिए, या फर्टिलाइज़र्स पर। फर्टिलाइज़र्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पौधे को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से नाइट्रोजन एक नाइट्रोजीनियस यूरिया एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। लिहाजा ये क्या करता है कि इसमें जो मिकदार है नाइट्रोजन की, जो कि बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ समथिंग लाइक 46%। यह आपको हर साल बोर्ड में एक MCQ के तौर पे सवाल आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की क्या मिकदार है, और ये अमूमन आपको अगर ये बात याद रह जाती है तो 1 नंबर आपको लाजमी दे के जाएगी कि यूरिया में नाइट्रोजन की क्या मिकदार है। प्यारे बच्चों, यूरिया एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे कि आपको नमक नज़र आता है, जो इवन आप मिनरल्स आप देखते हैं, रेत वगैरह जो आप देखते हैं, बजरी वगैरह जो आप देखते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं। डायमंड आप देखते हैं, ग्रेफाइट का सिक्का आप देखते हैं, तो ये सब ईंटें आप देखते हैं, ये सब एक क्रिस्टल्स की शक्ल में मौजूद हैं। तो लिहाजा यूरिया भी आपको क्रिस्टल्स की शक्ल में नज़र आता है। जैसे आप जैसे ही नमक को पानी में डाल देते हैं तो अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तोड़ देता है और पानी में हल हो जाता है आयंस की शक्ल में। इस तरह यूरिया की भी एक खासियत है, ये इवन अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक करके पानी में डिजॉल्व हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, यानी पानी में आसानी से हल हो जाता है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये और भी बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि सिर्फ इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हो, आप इसको मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अब कौन कौन से केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, आप मुझे कमेंट में करके अभी बताएं। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें यूरिया की, तो अभी तक हमने जो रिसर्च की है, देखा है यूरिया के बारे में, तो हमें पता ये लगा है कि 90% तक तो इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे ही यूज़ किया जाता है, यानी यूरिया 90% तक एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है। चलें, अब हम थोड़ा सा यूरिया के बारे में आज जान गए हैं, शायद यूरिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, तो अभी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूरिया बनता कैसे है। द मेजर पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यानी हम यूरिया को बना कैसे सकते हैं। तो नो डाउट हमें यूरिया बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत रहती है। रॉ मटेरियल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शायद कोई कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा मैं नॉमिनेट करूंगा दो कंपाउंड्स को, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो यूरिया बनाने के लिए कारगर साबित होते हैं, यानी कि काम आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम देखकर यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इसको मैं अरेज कर लूँ, फिर डिटेल्स आपको देता हूँ।
जी तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैंने अब लिख दिया है कि रॉ मटेरियल जो आपको चाहिए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है अमोनिया। इसको सबसे पहले जो है हैबर नामी साइंसदान ने तैयार किया था। दैट इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। इसको तकरीबन 1920 की दिहाई में जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था ये कंपाउंड बनाने पर, जो कि डेफिनेटली साइंस में सबसे बड़ा इनाम है। तो नोबेल प्राइज़ मिल जाने पर इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ एक तहलका खेज तरीके से शायद अमोनिया बना के दिया, क्योंकि अमोनिया रॉ मटेरियल है यूरिया बनाने के लिए। देखें, अगर आपने यूरिया बनाना है एंड यू नीड यूरिया, तो आपको अमोनिया चाहिए। जैसे आपने चाय बनानी है तो आपको दूध चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, ये रॉ मटेरियल्स हैं, दूध एंड पत्ती, और फिर आपको एज अ रिजल्ट आपको चाय मिलती है। अगर आपने यूरिया बनाना है तो आपको दूध एंड पत्ती नहीं चाहिए, लिहाजा आपको क्या चाहिए, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप ये दो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेंगे तभी तो आप यूरिया बना सकते हैं। तो डेफिनेटली अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो अमोनिया है ये कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, इसको भी तो कहीं ना कहीं से हासिल किया जाता है। तो लिहाजा अमोनिया को 1920 की दहाई में नोबेल प्राइज़ विनर हैबर्स ने जो है बनाया। अब उसने कैसे बनाया प्यारे बच्चों, उसने बेसिकली एक हिस्सा नाइट्रोजन और 3 हिस्से हाइड्रोजन हवा से हार्वेस्ट कर लिए, और जब उसने इन हिस्सों को आपस में रिएक्ट करवाया, डेफिनेटली उसने अपने चैम्बर जहाँ पर ये बना रहा था उसका प्रेशर जो है वो 200 ATM रखा, यानी काफ़ी बढ़ा दिया, और टेम्परेचर जो है वो उस चैम्बर का उसने 450 डिग्री रखा, और फिर उसको एज अ रिज़ल्ट अमोनिया मिल गया जो कि 2 मोल है। तो लिहाजा इस तरीके से आप कह लें कि अमोनिया पहली दफ़ा कमर्शली किसी इंडस्ट्री में तैयार हुआ, बजाय कि आप इसको शायद कहीं नेचुरल तरीके से हासिल करते। तो जब साइंसदानों के हाथ ये फार्मूला लग गया कि अमोनिया कैसे बनाया जा सकता है, तो आप खुद सोचें, राहें हमवार हो गई यूरिया बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इस टॉपिक पर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं आप। प्यारे बच्चों देखो, मेरी बात याद रखना, कोई भी मुल्क जो है वो अपनी क्रॉप्स की बेस पर भी चलता है। मुल्कों को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। जो भी ममालिक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, अभी आपको मैं हैरान करता हूँ एक बात करके कि आप अमेरिका को सुपर पावर देखते हैं, आप अमेरिका को देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे और बहुत पैसा कमाता होगा अपनी कंपनीज़ के थ्रू भी, लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि अमेरिका जो कि 42 स्टेट्स पर मुश्तमिल है, उसमें आई डोंट नो प्रॉपरली कितनी स्टेट्स हैं, लेकिन जितनी भी स्टेट्स पर ही मुश्तमिल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल तरीके से जो है पैसा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। यानी कि क्रॉप्स एक ऐसा ज़रिया है जिसकी बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर क्रॉप्स अच्छी पैदावार करेंगे तो फिर ही ज़्यादा अच्छा पैसा इकट्ठा होगा। तो अच्छी पैदावार के लिए आपको पौधों को क्या देना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र। तो लिहाजा कोई भी किसान पसंद करेगा कि मेरी क्रॉप्स को फर्टिलाइज़र दिया जाए, तो लिहाजा फर्टिलाइज़र के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है, यूरिया। यूरिया बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, अमोनिया। अगर अमोनिया नहीं होगी यूरिया नहीं बनेगा, यूरिया नहीं होगी किसान को क्या मिलेगा, किसान को क्या अच्छा नहीं मिलेगा, क्रॉप्स की पैदावार ज़बरदस्त नहीं कर सकता किसान। तो लिहाजा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमोनिया कंसर्न्ड कंपाउंड है। अमोनिया जो है अगर प्रॉपर चैनल से इंडस्ट्री बना कर देती है एज अ रॉ मटेरियल, तो फिर यूरिया बनाने की राहें हमवार हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हैबर्स ने जब ये इक्वेशन दी और उसने कहा कि इंडस्ट्री में ये तहलका खेज मायनों में आप अमोनिया तैयार कर सकते हैं, और फिर अमोनिया से राहें हमवार हुई यूरिया तैयार करने की। तो लिहाजा हैबर्स को इस बात पर सराहा गया क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा किया कि उसने आपको अमोनिया बना कर दिया। सो दिस इक्वेशन इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। और याद रखिएगा, नाइट्रोजन हवा की एक हिस्सा, 3 हिस्से हाइड्रोजन हवा की, ये आपस में मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, और इनको निकल कैटलिस्ट भी चाहिए होता है। प्यारे बच्चों, निकल कैटलिस्ट से मुराद है कि जो चैम्बर में आपने बनानी है अमोनिया, राइट, लेट्स से दैट कि इसमें आपने हाइड्रोजन गैस डाल दी है यहाँ से, और यहाँ से आपने डाल दी है नाइट्रोजन गैस, और एज अ रिज़ल्ट आपको अमोनिया गैस बनती हुई मिल रही है। और ये बना हुआ है चैम्बर किसका, निकल का। क्या प्रेशर है इस चैम्बर का, 200 ATM, और क्या टेम्परेचर है इस चैम्बर का,
450 डिग्री तक आपने हीट अप करना है इस चैम्बर को और आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे अमोनिया। तो लिहाजा ये अगर प्रोसेस आप करेंगे तो आप अमोनिया एज अ रॉ मटेरियल बनाएंगे। चलें जी, हो गया क्लियर, हम बना लिया अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट से हासिल होता है, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझा दिया था, अगर याद हो आपको। इसको गर्म करने से आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्विकलाइम जैसे कंपाउंड, इसको पानी में डालने स्लेक्ट लाइम बन जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। फिलहाल स्लेक्ट लाइम तो प्रोसेस में कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें चाहिए इस इंडस्ट्री को देने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड द यूरिया इंडस्ट्री। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स, आखिर कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि यूरिया बनाने में काम देते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जिनसे गो थ्रू करेगा प्रोसेस, यानी स्टेप्स बाय फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो अब हम बेसिकली बात करना चाहते हैं आपसे कि आखिर स्टेप्स क्या हैं। चलें मैं ज़रा सा स्टेप्स के ऊपर आता हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप ये लेक्चर इसीलिए लेने आए हैं ताकि आपको पता लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से। तो पहले बच्चों याद रखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 46% जो है वो नाइट्रोजन होता है यूरिया में, ये एक MCQ आपको आएगा। फिर अभी मैंने जोर लगाया हैबर्स प्रोसेस के ऊपर कि आखिर अमोनिया कैसे तैयार की जा सकती है। बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आ सकता है हैबर्स प्रोसेस को लेकर। फिर प्यारे बच्चों आपको एक सवाल आएगा व्हाट इज कार्बोनेशन या अमोनियम कार्बामेट कैसे बनाया जाता है, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ, ये स्टेप के अंदर ही मौजूद है। और फिर आप अगर सवाल करें सर लॉन्ग बताएं इस चैप्टर में से क्या आएगा या इस टॉपिक में से क्या आएगा, तो लॉन्ग आपको मैंने पहले रोस्टिंग स्मेल्टिंग की गेस दिया हुआ है जब मैंने आपको मेटलर्जिकल ऑपरेशन करवाया। उसके बाद मैंने जब आपको सॉल्वेज प्रोसेस करवाया तो सॉल्वेज प्रोसेस के कोई भी स्टेप्स आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग भी एक बड़ा तगड़ा लॉन्ग है। आप एग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि अगर कोई भी मुल्क एग्रीकल्चरल मुल्क है तो अगर वो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग को समझता है, इस पर जोर लगाता है, तो फिर डेफिनेटली उसकी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो लिहाजा यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और इसके अलावा इससे भी बढ़कर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, कि आखिर यूरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके ऊपर भी हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे, लेकिन आखिर में जाके। और फिर एक टेस्ट योरसेल्फ आएगी 16.3, उसके सवाल आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह ऑन कंप्यूटर स्क्रीन जाकर प्रॉपरली आपको हल करके दे देंगे। उसके अलावा एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक फ्लोशीट डायग्राम भी आपको 2 नंबर का सवाल आ सकता है। जैसे मैंने आपको फ्लोशीट डायग्राम सॉल्वेज प्रोसेस की करवाई है, तो मैं आपको यूरिया की भी फ्लोशीट डायग्राम करवाऊंगा, ये भी 2 नंबर का सवाल आपको बोर्ड में आ सकता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। पहले बच्चों अगर हमने करना है तैयार यूरिया, तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जरा फोकस कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू अ लिक्विड अमोनिया, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप किससे पास कर देंगे, लिक्विड अमोनिया से। और जब आप लिक्विड अमोनिया से इसको पास कर देंगे तो क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा रिजल्ट्स ये आएंगे, बल्कि ये यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन है, फॉरवर्ड ही जाएगा। इसको हीट करेंगे आप, सो दिस इज समथिंग लाइक अमोनियम कार्बामेट आपको मिलेगा, राइट, अमोनियम कार्बामेट, दैट इज अमोनियम एंड दैट इज कार्बामेट। आप COO NH4 लिख लें या NH2 लिख लें, ठीक है। सो मैंने पॉजिटिव पहले लिख दिया और नेगेटिव आयन मैंने बाद में, आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, यानी आप अमाइन ग्रुप पहले बना लें, फिर COO ग्रुप बनाएं और उसके बाद आप क्या बना लें, अमोनियम ग्रुप बना लें। सो दिस इज बेसिकली नोन एज अमोनियम कार्बामेट, तो ये अमोनियम कार्बामेट जो है दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, द फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट। क्या आपने हेडिंग लगानी है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका होगा स्टेप नंबर 1। सो ये लिक्विड अमोनिया के तौर पे यूज़ करेंगे। आप देखें नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो बैलेंस कर लें। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आपको 1 मोल ही अमोनियम कार्बामेट नज़र आएगा। लिक्विड अमोनिया के साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करके इसको हीट करना है, तो आपको PPTs बनते हुए नज़र आएंगे, राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों जब आप अमोनियम कार्बामेट बना लेंगे तो फिर अमोनियम कार्बामेट के साथ आपने क्या करना है, व्हेन अमोनियम कार्बामेट इज एवापोरेटेड, इसमें से पानी को अगर उड़ा दिया जाए
तो द हेल्प ऑफ स्टीम द डिहाइड्रेट फॉर्म्स यूरिया, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट में चेंजिंग्स आएंगी और फिर पानी इसमें से निकल जाएगा और फिर आपको मिलेगा यूरिया। चलें चेक करते हैं कैसे। देखें बी इक्वेशन में मैं क्या लूँगा, अमोनियम कार्बामेट, राइट, दैट इज अमोनियम, राइट, एंड दैट इज कार्बामेट। और मैंने इसको क्या करना है, अब इसको और हीट करना है। डेफिनेटली पहले मैंने इसको बनाया है, फिर मैंने इसको अब हीट करना है। तो इसमें क्या चेंजिंग आएंगे, लुक एट दैट। ये जो हमारे पास कार्बामेट है दैट इज़ द रेडिकल ऑफ कार्बामेट, राइट। और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, अमाइन लगा देंगे, और यहाँ पर आप COO, और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, अमोनियम लगा देंगे, दैट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी एंड दैट इज़ द नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। तो सीन ये होने वाला है कि ये जो हमारे पास स्पीशी है इसमें से वाटर आउट हो जाएगा, यानी यू कैन से दैट कि ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो हैं ये क्या होंगे, आउट हो जाएंगे। सो दिस ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन विल गेट आउट फ्रॉम दिस कंपाउंड। अमोनियम कार्बोनेट से पानी जो है वो चला जाएगा। आप खुद सोचें, जब इसमें से चले जाएगा पानी तो फिर हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, अमाइन रह जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, अमाइन। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये कार्बोनाइल बनेगा और उस साइड पे तो पहले ही ऑलरेडी अमाइन था, राइट। अब इस साइड पे भी क्या बन जाएगा, अमाइन। सो आई थिंक सो मैंने शुरू में आपको यही फॉर्मूला बताया था यूरिया का, जिसको आप क्लोज करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं CONH2 और होल ट्वाइस। सो दैट इज़ द बेटर वे टू राइट इट। सो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ द वे टू राइट दिस फार्मूला। सो ये बन गया अमोनियम कार्बामेट से, राइट, क्या नाम था इस कंपाउंड का, अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट, ये कार्बन है इसके अंदर, तो उसका एक अमाइन का और ऑक्सीजन का और कार्बन का मिक्सचर कार्बामेट है। तो इसमें से हमने क्या रिलीज आउट करवा दिया, वाटर, माइनस H2O। और जब इसमें से आप पानी को रिलीज करवा देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, यूरिया। सो दैट इज द वे टू राइट। अब ये माइनस H2O लिख लें या इधर लिख लें प्लस H2O, तो एक ही बात है, राइट। तो इक्वेशन के ऊपर लिख दें माइनस H2O या उसके साथ प्लस H2O लिख दें तो एक ही बात है। सो देयर इज नो डिफरेंस। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, यूरिया बन गया। लेकिन द रिजल्ट इज नॉट एंडेड येट, अभी हमने एक प्रोसेस से और गुजरना है, दैट इज नोन एज ग्रैन्युलेशन। यानी हमने ये जो यूरिया बना है ये हमारे पास एक लेवी की शक्ल में बना है, इसमें पानी मिक्स है। हमने पानी को क्या करना है, एवापोरेट करवाना है इसमें से। तो हमें प्योर क्रिस्टल चाहिए, छोटे छोटे मोती या साबुदाना टाइप या आई डोंट नो मसर के दानों की तरह, यू नो आपको। लेकिन मसर के दाने तो ब्लैक होते हैं, मैं आपको वाइट मसर के दाने कह रहा हूँ, कुछ अमेजिंग सी बात समझा रहा हूँ। तो यूरिया जो है आपको छोटे छोटे दानों की तरह जो है वो वाइट दानों की तरह आपको मिलेगा, और इस दाने बनने के अमल को कहते हैं ग्रैन्युलेशन। अगर ये हम दाने, और दाने कैसे बनेंगे यूरिया के, डेफिनेटली जब आप उसमें जो पानी है उसको क्या कर देंगे, आउट करवा देंगे, एवेपोरेट करवा देंगे। सो लेट्स चेक इट आउट कि ग्रैन्युलेशन जो है वो कैसे होती है। ओके प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अब आपसे कि ग्रैन्युलेशन कैसे की जाएगी, राइट। सो इट्स अ बिग डील, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। द लास्ट स्टेप बट द नॉट लीस्ट स्टेप। पहले हमने क्या किया, रिएक्शन किया ना, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाया था, यस, अमोनियम कार्बामेट। क्या बनाया था, अमोनियम कार्बामेट को हमने हीट करके क्या बना दिया था, अ वेरी लिक्विफाइड काइंड ऑफ अ यूरिया। ठीक है जी, अब क्या करनी है उसकी, ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन का मतलब क्या, दाने बनाने हैं, दाने बनाने हैं। सो लेट्स डू इट। लिक्विड यूरिया इज एवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स। अब आपके पास जो ये यूरिया मिला है आपको फ्रॉम दी सेकंड स्टेप, ये लिक्विड यूरिया मिला है, तो यू डोंट नीड लिक्विड यूरिया। बेसिकली आपने इसमें से पानी को भगा देना है। कैसे होगा ये, अब आप सारा लिक्विड यूरिया जो है वो पोर इन कर देंगे किसमें, ग्रैन्युलेटर में। ये एक हमारे पास है इंडस्ट्री में एक टावर होता है, उसको ग्रैन्युलेटर कहते हैं। तो जब लिक्विड यूरिया जो है वो स्प्रे करेंगे, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यू कैन से दैट कि यहाँ से इस चैम्बर के अंदर का प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर है। और फिर क्या होगा, साथ सेपरेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर अंडर प्रेशर। तो टॉप ऑफ द टावर से जो है ये सारा लिक्विड यूरिया जो है वो क्या किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। अ हॉट करंट ऑफ एयर इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बेस, और यहाँ नीचे से जो है वो गर्म हवा के झकड़ जो हैं वो डाले जा रहे हैं। सो हॉट एयर जो है वो डाली जा रही है फ्रॉम दी
फ्रॉम दी बॉटम। और फिर आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड स्प्रे के साथ हॉट एयर का कॉम्बिनेशन, एक बिंगो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ना। फिर पता क्या होगा, फिर उसमें से जितना भी लिक्विड है वो सारा क्या करेगा, वाटर जो है वो एवेपोरेट कर जाएगा, और छोटे नीचे नीचे आके जिस तरह बारिश के दाने नहीं गिरते आगे, कभी ओले गिर रहे हों, तो ऐसे छोटे छोटे से दाने जो हैं वो नीचे गिरेंगे, और फिर उनको बेस में से हम क्या करेंगे, एक मोल्ड के अंदर जो है क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके फ़ौरन पैक कर देंगे। पता क्यों ऐसा होगा? जस्ट बिकॉज के यूरिया हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों। आपने कभी शायद परस्यू किया हो कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं उनको खुला रख दो तो हवा की नमी जज़ब कर लेते हैं, तो लिहाजा इसको जल्दी से पकड़ के प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके फिर कपड़े की बोरियों में पैक कर देंगे। इसके पीछे वजह ये होगी कि हम नहीं चाहते कि इतनी मुश्किलों से जो हमने हाई प्रेशर के ऊपर हवा पे, गर्म हवा पे पैसे खर्च करके, ग्रेनुलेटर पे पैसे खर्च करके जो छोटे छोटे से दाने बनाए हैं, वी कॉल देम एज ग्रेन्यूल्स, राइट? क्या बोलेंगे इसको? ग्रेन्यूल्स। हमने जो ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, तो वो ग्रेन्यूल्स कहीं दोबारा से पानी के साथ मिलकर दोबारा से लेजी सी ना बन जाए, दे जस्ट रियली गेट वेस्टेड। तो हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। सो दिस इज स्टोर टू बी मार्केटेड, और फिर इनको स्टोर करके क्या कर देंगे, मार्केट भेजेंगे। किसान को कहेंगे पकड़ो भाई, डालो इसको खेत के अंदर, बनाओ अपनी फसल, कमाओ पैसा और लेके जाओ मुल्क की इकॉनमी को ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। लेकिन यहाँ आई थिंक सो बर सगीर के अंदर किसान बेचारे परेशान ही रहते हैं। हालांकि जो हुकूमत होती है उनको सब्सिडी करके देती है कि ये लो यूरिया, अपनी फसल अच्छी उगा लो, लेकिन बदकिस्मती पॉलिसियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं है, NGOs इतना अच्छा काम नहीं कर रही हैं। लेकिन होप्स हो कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को आज पता लग गया होगा भाई, केमिकल इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। और आप अगर आगे आने वाली ज़िंदगी में कहीं हेल्प कर सकते हैं किसानों की, तो आप ज़रूर कीजिएगा गाँव में जाके, राइट? सो ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले फ्लो शीट बनाना सिखा दूंगा, फ्लो शीट के बाद में आपको सिखाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, कि आखिर यूरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर चलेंगे ज़रा गवर्नमेंट की तरफ भी, वो क्या कर रही है, और फिर थोड़ा सा बात करेंगे टेस्ट योर सेल्फ के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फ्लो शीट डायग्राम की।